हाय हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ त्रिच चैप्टर का द्वितीय पाठ। ठीक दोस्तों, त्रिच को लिखने वाले हैं उदय प्रकाश जी। ठीक दोस्तों, इससे पहले हम लोग इसका पहला पाठ बहुत ही शानदार तरीके से कर चुके हैं। ठीक दोस्तों, चलिए उस पाठ में हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है, आइए थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं उस पाठ का। ठीक, तो यहाँ कह रहा है लेखक, क्या कह रहा है कि इस घटना का जो संबंध है मेरे पिताजी से है, सिर्फ मेरे पिताजी से है और मेरे सपने से भी है। यह जो कहानी है त्रिच, यह उदय प्रकाश जी का सपना है। ठीक, इसके सपने में यह सब चीज होता है। जैसा कि हम लोगों ने पहला पाठ में क्या क्या पढ़ा है कि त्रिच ने काट लिया है लेखक के पिताजी को, उसके पिताजी अदालत में पेशी के लिए गए हैं। ठीक ना, यह सब चीज देखा। और क्या पढ़ा कि उसके पिताजी जो थे 55 साल के थे। ठीक ना, तब की यह घटना है, यह कहानी में लिखे हैं, यह इसकी सपना है, यह कल्पना करते हैं ऐसा। ठीक ना, यह रियल में जो आप कहिएगा कि काट लिया है त्रिच, उसके पिताजी मर गए हैं, ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ना, यह सिर्फ कल्पना किया है। कौन? लेखक उदय प्रकाश जी ने। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और कहता है कि उसके पिताजी, इस कहानी में जो लिखा गया है कि उसके जो पिताजी थे जब घूमने के लिए लेखक को, उसकी बहन को या परिवार के कोई भी सदस्य को अपने साथ जो टहलने के लिए ले जाते थे, उससे पहले जो थे लेखक के पिताजी अपने मुंह में तंबाकू भर लेते थे। ठीक ना, और जाते जाते उसकी बहन भी साथ में जाती थी। तो जैसे ही कुछ प्रश्न पूछते थे अपने पिताजी से, तो लेखक बड़े तेज थे, चालाक थे, तुरंत ही जैसे कि उसके पिताजी को कुछ कष्ट ना हो, मुंह में तंबाकू घुसाए हुए हैं, कुछ कष्ट ना हो, उसके प्रश्न पूछने से पहले ही उसको सब चीज का जवाब मिल जाता था लेखक के बहन को। ठीक ना, चलिए यह सब चीज देखे थे। और उसकी बहन जो एक ही क्वेश्चन करती है कि उस पेड़ पे बैठा हुआ उस चिड़िया को क्या कहते हैं, तो लेखक कहते हैं कि उस चिड़िया को नीलकंठ कहते हैं। उस चिड़िया को क्या कहते हैं? नीलकंठ कहते हैं। उसको दशहरे के दिन में देखना चाहिए। ठीक ना, उसके लिए शुभ होता है। चलिए यहाँ तक पढ़े हैं। और हम लोगों ने यह सब चीज भी देखा कि लेखक को जो है फीस के लिए प्रॉब्लम होता था, तो उसके पिताजी क्या किए कि लिफाफा में उसको दे दिए कुछ पत्र वगैरह सब लिख के। ठीक ना, तब वह गए शहर गए तो पंत जी के यहाँ गए। ठीक ना, डॉक्टर पंत जी के यहाँ गए। वहां जाते ही लेखक का जो सम्मान हुआ, वह आश्चर्यचकित हो गया देखकर कि मेरे आते ही ऐसा, पिताजी में ऐसी क्या खासियत है। उसके पिताजी बहुत ही जाने माने लोग थे, मास्टर थे। ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक, उसका लेखक का दोस्त जो था थानू था, वो भी याद रखिएगा। थानू कौन था? लेखक का परम मित्र था। ठीक, चलिए। और त्रिच जो होता है वह क्या होता है कि वह विष खापर। ठीक ना, त्रिच विष खापर यानी कि जहरीला लिजार। ठीक दोस्तों, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए इसको मद्देनजर रखते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या कर रहा है लेखक। ठीक, तो दोस्तों चैप्टर थोड़ा लंबा है, थोड़ा सब्र करके पढ़िएगा। ठीक ना, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सकेगा और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेगा। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। कह रहा है लेखक की, जैसा कि पलरा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब पिताजी ट्रैक्टर से उतरे तभी उन्होंने गला सूखने की शिकायत की थी। क्या की थी? लेखक के पिताजी गला सूखने की शिकायत की थी, यानी कि लेखक के पिताजी को धीरे धीरे अब प्यास लगने लगा था। ठीक, कह रहा है कि इसके पहले चुंगी नाका के पास जब पेशाब करके पिताजी लौटे थे तो उन्होंने सिर घूमने की बात की थी। ठीक ना, उसके पिताजी कौन कौन क्या क्या बात किए थे? नंदलाल ऐसा कह रहे हैं इसको, किसको? उदय प्रकाश को। जब उसके पिताजी निकले, घर अभी तक वापस नहीं लौटे हैं, तो लेखक जो है टेंशन में आ गया और निकल पड़ा हुआ भी पिताजी के तलाश में। ठीक ना, अब यह चीज है क्या, हम लोग को लास्ट में जाके पता चलेगा कि आखिर में त्रिच है क्या, यह कैसे, इसका मतलब जो है कहानी कैसे अंत होता है कहानी का, यह चीज हम लोग जानेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं कि लेखक के पिताजी गए हैं, कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, यह सब चीज अभी देख रहे हैं। हमको पता चलेगा लास्ट में कि कहानी क्या सच्ची है या सिर्फ कहावत है या सिर्फ कहा गया है। ऐसे हमको सब चीज बाद में पता चलेगा। ठीक, इसलिए दिल थाम के बैठिएगा अंत तक, घबराना नहीं है, एकदम किताब ले लीजिए,
एक एक चीज को पढ़ते जाइए, ठीक ना। चैप्टर थोड़ा लंबा है, इससे कोई मतलब नहीं, हमको को पढ़ना है तो पढ़ना है, बस यही ठान लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यानी पिताजी पर धतूरे के बीजों का असर होना शुरू हो गया था। तिरिच जो काटा था लेखक के पिताजी को, उसको जो है ना, किसके, पंडित राम अवतार, उसके द्वारा जो है धतूरे के बीज का उसको काढ़ा पिलाया गया था। अब यही बात कर रहा है यहाँ पे लेखक की, पिताजी पर धतूरे के बीजों का असर होना शुरू हो गया था। वैसे भी शहर पहुंचने तक पिताजी को काढ़ा पिए हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। मेरा अनुमान है कि उस समय पिताजी को प्यास बहुत लगी होगी। गला भिगोने के लिए वह किसी होटल या ढाबे की तरफ गए भी होंगे, लेकिन जैसा कि मुझे उनके स्वभाव के बारे में पता है, वे वहां कुछ देर तक खड़े रहे होंगे और फिर एक गिलास पानी मांगने की फैसला न कर सके होंगे। दोस्तों, उसके पिताजी जो थे बहुत ही बहुत ही निर्मल स्वभाव के थे, किसी से जल्दी नहीं उलझते थे, ठीक ना, मास्टर जो थे ना, ठीक। चलिए, वह एक गिलास पानी मांगने के लिए गए होंगे, लेकिन पानी मांगने का साहस नहीं किए होंगे। अब क्यों नहीं किए होंगे, आगे देखते हैं। लेखक कह रहे हैं कि एक बार उन्होंने बताया भी था कि कुछ साल पहले गर्मियों के दिनों में जब उन्होंने किसी होटल में पानी मांगा था, तो वहां काम करने वाले नौकर ने उन्हें गाली दी थी, ठीक। इसलिए जो है लेखक के पिताजी कहीं भी पानी नहीं मांगते। यहाँ पे जो अभी यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं इस पे, ठीक ना। चलिए, पिताजी बहुत संवेदनशील थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्यास को दबाया होगा और वहां से चल पड़े होंगे। 10:15 बजे से लेकर 11 बजे के बीच, यानी कि 45 मिनट तक पिताजी कहाँ कहाँ गए, इसकी कोई जानकारी कहीं से नहीं मिलती, ठीक। उसके पिताजी जो भटक गए हैं यहाँ पे, कहीं से भी कोई जानकारी मिलती ही नहीं है 45 मिनट में। 10:15 बजे से लेकर 11 बजे के बीच, 10:15 मतलब 10:15। आपको यह भी बताना पड़ रहा है, चलिए फिर भी बता दूंगा, ठीक। घबराना नहीं है, एक एक चीज के बारे में डील करूंगा, ठीक। इस बीच ऐसी कोई खास घटना भी नहीं हुई जिससे कोई कुछ कह सके, ठीक। लेखक के पिताजी के साथ कुछ ऐसा घटना भी नहीं हुआ, कोई खास घटना जिससे कोई कुछ कह सके, ठीक ना। चलिए, फिर शहर में सड़क पार आते जाते लोगों में से किसी ने उन पर ध्यान दिया हो, उन्हें देखा हो, इसका पता लगाना भी मुश्किल है, ठीक। अब कौन देगा भाई, शहर है, आते जाते लोगों पर ध्यान कौन देगा, बताइए, कोई भी नहीं देगा। वैसे मेरा अपना अंदाजा है कि इस बीच पिताजी ने कुछ लोगों से अदालत जाने का रास्ता पूछा होगा। लेखक का अंदाजा है क्या है कि मेरे पिताजी जो है लोगों से, आते जाते लोगों से क्या अदालत जो गए थे, ठीक ना, पेशी के लिए, उसका घर जो गिरवी था उसके लिए, ठीक, अदालत जाने के लिए रास्ता पूछा होगा, ऐसा लेखक का कहना है, अंदाजा है लेखक का ऐसा, ठीक। और उनके दिमाग में यह बात भी रही होगी कि वहां पहुंचकर वे अपने वकील SN अग्रवाल से पानी मांग लेंगे। आपको पूछा जाएगा लेखक के पिताजी का वकील कौन था, SN अग्रवाल, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनके पूछने पर या तो लोग चुप कर तेजी से आगे बढ़ गए होंगे, या किसी ने इतनी बौखलाहट और जल्दबाजी में उन्हें कुछ बताया होगा, उन्हें कुछ नहीं बताया होगा, ठीक है, जो पिताजी ठीक से समझ नहीं सके होंगे और सिर्फ अपमानित, दुखी और परेशान होकर रह गए होंगे। शहर में ऐसा होता ही है, बिल्कुल सही बात है। आप शहर में न किसी को जानते हैं, न लोग आपको जानते हैं, फिर भी जानबूझ के अनजान बने रहते हैं, दूरी बनाए रखते हैं। शहर का यही नियम होता है, शहर में ऐसा ही होता है। आप किसी के नहीं, ना आप किसी के हैं, ना कोई और आपके हैं, बस शहर में ऐसा होता है। यहाँ पे लेखक यही बात करने का कोशिश किया है, आप लोग समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक कह रहे हैं कि वैसे बीच में पौन घंटे के बारे में मेरा अपना अनुमान है, लेखक का अपना अनुमान है बीच के पौन घंटे में, कि इस बीच पिताजी पर काढ़े का असर काफी बढ़ गया होगा। मई की धूप और प्यास ने इस असर को और भी तेज और भी गहरा कर दिया होगा, ठीक है। उस मई महीने का धूप जो होता है ना दोस्तों, बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। आपका गला तुरंत ही सूख जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक। चलिए, उनके पैर लड़खड़ाने भी लगे होंगे और बहुत संभव है कि एक आध बार इस बीच उन्हें चक्कर भी आ गया हो, ठीक है। ऐसा उसका लेखक का अनुमान है। हमको लगता है कि इस मई महीने का जो धूप है ना, इससे प्यास और भी ज्यादा तेज हो जाता है,
और गहरा हो जाता है। ठीक, और इसके बाद जो है पिताजी जो चले होंगे तो ऑटोमेटिक है, प्यास रहे होंगे, भूखे रहे होंगे तो आपका पैर लड़खड़ाएंगे, आपका माथा में चक्कर मारेगा। ठीक है, ऐसा एक आध बार इस बीच उन्हें चक्कर भी आ गया होगा चलते चलते। ठीक, वह क्या करने के लिए जा रहे थे, मतलब अदालत में जा रहे थे। अब अदालत में जाते जाते अब देखिए वो किस से भेंट करते जाता है, लेखक भी उससे मिलते जाता है कि मेरे पिताजी कैसे गए, क्या हुआ, ऐसा चीज सब कुछ हम लोग देखेंगे। चलिए, लेखक कह रहे हैं कि पिताजी 11 बजे शहर में देश बंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुसे थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में कब घुसे थे लेखक के पिताजी? 11 बजे, याद रखिएगा। वे वहां क्यों गए, इसकी वजह ठीक ठीक समझ में नहीं आती, अपने मन से चले गए। इसका जो है किसी को समझ नहीं है, समझ ही नहीं पाता है यह बात कि वह क्यों गए वहां पे। वैसे हमारे गांव का रमेश दत्त शहर में भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क है। अब आपको यहां से पूछा जाएगा कि रमेश दत्त मतलब जो है रमेश दत्त शहर में भूमि विकास का सहकारी क्लर्क है। आपको पूछा जाएगा कि लेखक के गांव का कौन सा व्यक्ति शहर में भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क है, तो रमेश दत्त जो है शहर में भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हो सकता है पिताजी के दिमाग में सिर्फ बैंक रहा हो और वहां से गुजरते हुए अचानक स्टेट बैंक लिखा हुआ देखा हो और वे उधर घूम गए हो। लेखक के पिताजी के दिमाग में क्या बैठ गया होगा? सिर्फ बैंक देखते ही वहां से गुजरते हुए अचानक स्टेट बैंक लिखा हुआ देख लिया है और जा रहे थे, पीछे मुड़ के देखा और चल गए, उधर ही मुड़ गए बैंक की तरफ। अब क्यों मुड़े भाई? उसमें भी कुछ होगा तब ना आप जाएंगे, आपको कुछ लाभ ही नहीं होगा तो क्यों जाएंगे? देखिए, उससे कुछ पढ़ते हैं पता चलेगा। उन्होंने अब तक पानी नहीं पिया था, यहां तक चलाए कि कहां तक? बैंक तक चलाए, स्टेट बैंक में चलाए, अभी तक भी पानी नहीं पिए थे। कौन? लेखक के पिताजी। इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि वे रमेश दत्त से पानी भी मांग लेंगे। रमेश दत्त जो थे उसी के गांव के भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क थे, जान पहचान के होंगे, इसलिए गए होंगे बैंक में। वो बोले ना कि बिना मतलब का कोई कहीं भी नहीं जाता है, किसी से मतलब होता है तभी जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, पानी मांग लेंगे, ऐसा लेखक कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अदालत जाने का रास्ता भी पूछ लेंगे और बता सकेंगे कि उनका सिर घूम सा रहा है, यह भी कि कल शाम को उन्हें त्रिश ने काटा था। अब देखिए, लेखक के पिताजी जो थे, अब लेखक का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कि अगर वहां पे पिताजी गए होंगे तो अपने बारे में कुछ बता सकेंगे कि मुझे पानी चाहिए, मुझको पानी दे दो। अदालत जाने की रास्ता भी उससे पूछ लेंगे, मेरा सिर घूम रहा है यह भी उससे बातचीत में बोल देंगे और यह भी कहेंगे कि कल शाम को हमें त्रिश ने काट लिया था। अब देखिए, त्रिश काटने के 24 घंटा के बाद ही मृत्यु होती है। ठीक, लेकिन त्रिश के काटने के वजह से लेखक के पिताजी का मौत नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे पढ़ेंगे, ऐसा प्रमाण दिया हुआ है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री के अनुसार वह उस समय कैश रजिस्ट्री चेक कर रहा था। ठीक, चलिए, उसकी मेज पर लगभग 28,000 रुपयों की गड्डियां रखी हुई थी। उस वक्त 11 से 2-3 मिनट ऊपर हुए होंगे, तभी पिताजी वहां आए। उनके चेहरे पर धूल लगी हुई थी, चेहरा डरावना था और अचानक उन्होंने जोर से कुछ कहा था। अग्निहोत्री का कहना था कि मैं अचानक डर गया। अमूमन मतलब प्रायः, अमूमन मतलब होता है प्रायः। ऐसे लोग बैंक के इतने भीतर कैसे भाई? प्रायः ही ऐसे होते हैं कि कोई अजनबी सा आया, अपना हुलिया चेंज करके कैसे अचानक वो बैंक में घुस सकता है। कैशियर के टेबल तक नहीं पहुंच जाते वह। अग्निहोत्री का कहना यह भी था कि अगर वह पिताजी को एक आध मिनट पहले से अपनी ओर आता हुआ देख लेता तब शायद न डरता। देखिए, अग्निहोत्री का कहना क्या था कि वो जो कैशियर था वह अगर उसको एक आध मिनट पहले सर उठा के देख, वहां काउंटिंग कर रहे थे ना, गिन रहे थे पैसा को, माथा सर झुका करके गिन रहे होंगे, ऑटोमेटिक है। वो अचानक आकर अरे भाई कैसा है, तो डर गया होगा। ठीक है, यही कहता है लेखक कि अगर 1 मिनट पहले भी अगर आए होंगे पिताजी, देख लिए होंगे 1 मिनट पहले आते हुए, तो वह
शायद नहीं डरता। लेकिन हुआ यह कि वह पूरी तरह कैश रजिस्टर के हिसाब किताब में डूबा था। ठीक वही बात अभी हम लोग बोले कि अगर हिसाब किताब में डूबा होगा तो सर नीचा ही होगा, देख रहा होगा कॉपी कलम रजिस्टर देख रहा होगा तो सर नीचे। अचानक आकर आपको अगर कोई कहे तो आप भी डर सकते हैं। और लेखक के पिताजी का हुलिया ऐसा ही बना हुआ था। तभी अचानक ही पिताजी ने आवाज निकाली और सिर उठाते ही उन्हें देखकर वह डर गया और चीख पड़ा। उसने घंटी भी बजा दी। अब देखिए अलार्म लगा हुआ रहता है वहां पे, आप जरा भी संकट आएगा घंटी बजाएगा, सेक्रेटरी आएगा आपको उठा के बाहर फेंक देगा। ऐसा होता है आजकल के बैंक में, आप चोरी चपारी नहीं कर सकते। बैंक के चपरासियों, दो चौकीदारों और दूसरे कर्मचारियों के अनुसार अचानक ही कैशियर की चीख और घंटी की आवाज से वे सब चौंक गए और उस तरफ दौड़े। तब एक नेपाली चौकीदार थापा ने पिताजी को दबोच लिया था। पिताजी को किसने दबोचा था? नेपाली चौकीदार थापा। ठीक, और मारता हुआ कॉमन रूम की तरफ से ले जा रहा था। कॉमन रूम की तरफ से उसको मारता हुआ ले जा रहा था बेचारे को। एक चपरासी रामकिशोर, जिनकी उम्र 45 के आसपास थी, उन्होंने कहा कि उसने समझा कि कोई शराबी दफ्तर में घुस गया है या पागल, और चूंकि उसकी ड्यूटी बैंक के मुख्य दरवाजे पर थी इसलिए बैंक ब्रांच मैनेजर उसे चार्जशीट कर सकता था। लेकिन हुआ यह कि जब पिताजी को मारा जा रहा था तभी उन्होंने अंग्रेजी में कुछ बोलना शुरू किया था। उसके पिताजी को जब मारा जा रहा था तब उसके पिताजी अंग्रेजी में कुछ बोलना शुरू कर दिए थे। इसी वजह से चपरासियों का शक और बढ़ गया। अब कुछ अंग्रेजी में बोलेंगे आके कहीं से, भाई देशद्रोही है, मार साले को, ऐसा, ठीक ना। इसी बीच शायद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता ने यह कह दिया कि इस आदमी की अच्छी तरह से तलाशी ले लेना, तभी बाहर निकलने देना। यह जो आदमी अंदर आया है इसका पहले अच्छे से तलाशी लेना तुम लोग, उसके बाद इसको बाहर जाने देना। वैसे चपरासी रामकिशोर का कहना था कि पिताजी का चेहरा अजीब तरह से डरावना हो गया था। उस पर धूल जमा हो गई थी और उल्टी की बास आ रही थी। ठीक, बैंक के चपरासियों ने पिताजी को ज्यादा मारने पीटने की बात से इनकार किया, लेकिन बैंक के बाहर ठीक दरवाजे के पास जो पान की दुकान है उसमें बैठने वाले बुन्नू का कहना था कि जब 11:30 बजे के आसपास पिताजी बैंक से बाहर आए तो उनके कपड़े फटे हुए थे। बेचारे को इतना मार पड़ा कि उसका कपड़ा जो फाड़ फूड़ दिया वहां पे, ठीक ना, और निचला होठ कट गया था बेचारा। देखिए क्या हाल बना दिया लेखक के पिताजी का, जहां से खून निकल रहा था, ठीक ना, मार दिया था, मार के मुंह कान डब्बा बना दिया था उसका। आंखों के नीचे सूजन और कत्थई मतलब कत्थे रंग का, चकत्ते मतलब चमक होता है, ठीक ना, कत्थे रंग की चमक थी, ठीक, उसके सूजन में। ऐसे चकत्ते मतलब ऐसी चमक बाद में बैगनी या नीला पड़ जाते हैं। सही बात है, आपको अगर मार लगेगी ना कहीं पे, सूजन हो जाएगा तो ऐसा ही होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यानी 11:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच पिताजी कहां गए इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। हाँ, स्टेट बैंक के बाहर पान की दुकान लगने वाले बुन्नू ने एक बात बताई थी, हालांकि इस बारे में वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, या हो सकता है कि स्टेट बैंक के कर्मचारियों से डर की वजह से वह साफ बतलाने से कतरा रहा। बुन्नू ने बतलाया था कि स्टेट बैंक से बाहर निकलने पर शायद पर बहुत जोर डाल रहा था। देखिए यहाँ पे बुन्नू को जब पूछताछ हुई बुन्नू से लेखक द्वारा, तो बुन्नू सिर्फ शायद शब्द पर बहुत ही जोर डाल रहा था। शायद मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा दो भरोसे वाला यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए, पिताजी ने कहा था कि उनके रुपए और कागजात बैंक के कर्मचारियों ने छीन लिए हैं। पिताजी ने कहा था इसको, बुन्नू को, ठीक, क्या कहा था कि उसका जो कागजात और रुपए है ना बैंक के कर्मचारी ने छीन लिया है। लेकिन बुन्नू का कहना था कि हो सकता है कि पिताजी ने कोई और बात कही हो, क्योंकि वह ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। उनका निचला होठ काफी कट गया था, मुंह से लार भी निकल रही थी, उनका दिमाग सही नहीं था। यहाँ देखिए बुन्नू झूठ बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हो सकता है
क्या हो सकता है कि पिताजी ने कोई ऐसी बात कही हो हमसे, क्योंकि वह ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, उनका निचला होठ जो है काफी कट गया था, मुंह से लार भी बह रही थी, उसका दिमाग जो है सही से काम ही नहीं कर रहा था आपके पिताजी का। लेखक कह रहे हैं कि मेरा अंदाजा है कि इस समय तक पिताजी पर काढ़े का असर बहुत ज्यादा हो चुका था। यहाँ देखिए लेखक का टेंशन और ही बढ़ता चला जा रहा है कि पिताजी पर जो काढ़े का असर है बहुत तेजी से ज्यादा हो रहा है उसके ऊपर, ठीक ना। हालांकि पंडित राम अवतार इस बात से इनकार करते थे। उनका कहना था कि धतूरे के बीज तो होली के दिनों में भांग के साथ घोटे जाते हैं। सही बात है, धतूरे का बीज होली के दिनों में क्या होता है कि आपको भांग के साथ घोटा जाता है, पीसा जाता है उसको, तब भांग पिया जाता है होली में, ठीक। ऐसा यहाँ कहना है, मैं नहीं कर रहा हूँ, दिल पे नहीं लीजिएगा कोई कि जैन सर जो है हम लोगों को गलत राह पे चला रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मर जाएंगे लेकिन किसी को गलत राह पर चलने नहीं देंगे दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आदमी पूरी तरह से पागल हो जाए। पंडित राम अवतार का मानना है कि या तो त्रिश का जहर उस समय पिताजी के शरीर में चढ़ना शुरू हो गया था और उसका नशा उसके दिमाग तक पहुंचने लगा था। देखिए अब पंडित राम अवतार का कहना क्या है कि ऐसा तो नहीं होता कि धतूरे, किसी आदमी को धतूरे पिला देने से वह बिल्कुल ही पागल हो जाता है। बताइए, ऐसा नहीं होता है। होली के दिनों में भी तो धतूरे को भांग के साथ मिला के पिया जाता है, क्या आदमी पागल हो जाता है? नहीं होता है। और पंडित शिवराम का क्या मानना था कि त्रिश का जहर, नहीं, तो उसका अंदाजा यह था कि पिताजी सॉरी दोस्तों, धतूरे का बीज जो है जो वह पीने से आदमी पागल हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका यह कहना था, किसका? पंडित राम अवतार का, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है लेखक, या फिर बहुत सबब है कि जब स्टेट बैंक में पिताजी को थापा चौकीदार और चपरासियों ने मारा पीटा था, तब उसके सिर के पीछे की तरफ कोई चोट लग गई हो और उस धक्के से उनका दिमाग सनक गया हो। देखिए उसका दिमाग कैसे सनका लेखक के पिताजी का। वहां जो चपरासी और चौकीदार मिलके जो मार मारा था लेखक के पिताजी को, उस मार के वजह से उसके पीछे दिमाग, सर के जो पीछे है गहरी चोट लग गई थी, ठीक ना। उसी चोट के कारण उसका दिमाग जो है सनक गया था, पागल हो गया था वो। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय तक पिताजी जो थोड़ा बहुत होश में था, वह पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से शहर से बाहर निकल जाए। देखिए हम लोग पहले प्रथम पार्ट में पढ़े कि लेखक के पिताजी को सिर्फ बहाना बनाना आता था। जब वो शहर जाते थे ना, शहर जाने के लिए घर से रवाना होते थे, जैसे ही बस स्टैंड में आए वह एकदम पेशाब करने चले गए, कोई बहाना बना लिया, एकदम बस जा रहा है उसके पीछे दौड़ रहा है, उसका बहाना था। उसको शहर आने का कोई शौक नहीं है, बिना काम के शहर नहीं आते, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं लेखक। लेकिन मुझे लगता है, लेखक को लगता है और यही सत्य है कि उस समय तक पिताजी को थोड़ा बहुत तो होश रहा होगा। हाँ अगर होगा तो वह पूरी कोशिश कर रहा होगा कि किसी तरह मैं इस शहर से बाहर निकल जाऊं। शायद रुपए और कागजात बैंक में छीन जाने की वजह से उन्होंने सोचा होगा कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब भी नहीं है। उन्होंने शायद एक आध बार सोचा भी होगा कि वापस स्टेट बैंक जाकर अपने कागजात तो कम से कम मांग लाए, ठीक है। लेखक के पिताजी सोचता क्या है, लेखक के पिताजी नहीं सोचता बल्कि लेखक सोचता है, ठीक। कि पिताजी ऐसा सोच रहे थे कि स्टेट बैंक में जाए और अपना कागजात लेके आए, क्योंकि मेरे पास से सब कुछ रुपए छीन लगे तो अब शहर में रहने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। कम से कम कागजात भी तो रहेगा साथ में, लेकिन मांग लाए वहां से, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, ऐसा सोच रहे थे शायद। चलिए फिर ऐसा कहने को उनको हिम्मत नहीं पड़ रही होगी, फिर ऐसा कहने को लेखक के पिताजी को कहने को बैंक वाले को हिम्मत नहीं कर रही होगी, ठीक। वह डर गए होंगे। उन्हें उनके जीवन में पहली बार इस तरह से मारा गया था, ठीक ना। लेखक के पिताजी बड़े शांत स्वभाव के थे, ठीक, बड़े ही अच्छे इंसान थे, एकदम जब टहलते थे तो कोई किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, एकदम मितभाषी थे, बहुत कम बोलते थे। अचानक जो इसको इतना मार पड़ा था, एकदम वह सनक गया था, दिमाग खराब हो गया था उसका। इसीलिए वो ठीक से सोच पाने की सफल नहीं हो पा रहे थे सोच पाना सफल नहीं हो पा रहे होंगे। किस लेखक के पिताजी इतना मार पड़े थे उसके ऊपर, उनका शरीर बहुत दुबला था
और बचपन से ही उन्हें एपेंडिसाइटिस की शिकायत थी। एपेंडिसाइटिस बीमारी है। आपको पूछा जाएगा कि लेखक के पिताजी को बचपन से किस बीमारी की शिकायत थी, यानी कि किसकी शिकायत थी, तो एपेंडिसाइटिस की शिकायत थी। ठीक, यह भी हो सकता है कि उस वक्त तक उन पर काढ़े का असर इतना ज्यादा हो गया हो कि वे एक चीज पर देर तक सोच ही नहीं पा रहे हो और दिमाग में हर पल पैदा होने वाले छोटे छोटे बुलबुलों जैसे विचारों या नए नए झटकों के वश में आकर इधर से उधर चल पड़ते रहे हो। लेकिन मैं जानता हूं, मुझे अच्छी तरह से महसूस होता है कि उनके दिमाग में घर लौट आने और शहर से बाहर निकल आने की बात अस्थाई, बार बार अंधेरे में उभरने वाली, भले ही कुछ छिन और बहुत धुंधली बात जरूर होती होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसके पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं बिना काम के जो है शहर आऊं। लेखक के पिताजी का मन में बार बार यही सवाल आता होगा कि मैं किसी कदर जो है अपने घर लौटाऊं। वह पागल हो गए थे धतूरे के काढ़ा पीने के कारण। ठीक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। लेखक कह रहे हैं यहाँ पे कि पिताजी लगभग 1:15 बजे शहर के पुलिस थाने पहुंचे थे। थाना शहर के बाहरी छोर पर सर्किट हाउस के पास बने विजय स्तंभ के पास है। आश्चर्य यह है कि थाने में बेमुश्किल 1 किलोमीटर दूर अदालत पहुंच सकते। ये समझ में नहीं आता कि पिताजी अगर यहां तक पहुंचे थे क्या तब उनके दिमाग में अदालत जाने की बात रह गई थी। लेखक ऐसा सोच रहे हैं, क्या अगर पिताजी वहां तक आ गए होंगे उस थाना में, तो उससे तो कुछ ही दूर, मतलब 1 किलोमीटर दूर ही अदालत है, तो पिताजी को क्या पिताजी जो है वहां तक जाने के बारे में सोचे थे? क्या उसके दिमाग में अदालत जाने के बारे में बात रह गई थी या नहीं रह गई थी? यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेखक का यहाँ अपने आप से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। कि उनके कागजात तो नहीं रह गए थे उसके पास। ठीक, तो जाते कैसे अदालत में पेशी करने के लिए आपको कागजात चाहिए। कौन है भाई? आपको तो कोई पहचानता नहीं है। कागजात से ही पहचान होती है, सबूत के बिना आप किसी को कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपके पास पुख्ता सबूत नहीं होगा, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलिए, थाने के SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उस वक्त 1:15 हुए थे। राघवेंद्र सिंह प्रताप थाने के क्या थे? SHO। ठीक, वे घर से लाए गए टिफिन को खोलकर लंच लेने की तैयारी कर रहे थे। आज टिफिन में पराठों के साथ करेले रखे हुए थे। करेले को खा नहीं पाते और इसी उलझन में थे कि अब क्या करें। ठीक, उससे जो है करेला खाया नहीं जाता था। किससे? राघवेंद्र प्रताप सिंह से। करेले से सख्त नफरत करते थे वह, और बड़े ही उलझन में पड़े हुए थे। तभी पिताजी वहां आए थे। लेखक के पिताजी वहां तभी पधारे थे। उनके शरीर पर कमीज नहीं था, पैंट फटी हुई थी। लगता था कि वे कहीं गिरे होंगे या किसी वाहन से उन्हें टक्कर मारी होगी। किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मारी होगी लेखक के पिताजी को। ठीक, ऐसा लगता था उसके शरीर को, उसके पहनावे को देखकर। ठीक, थाने में उस वक्त एक ही सिपाही गजाधर प्रसाद शर्मा मौजूद था। एक ही सिपाही का नाम क्या था? गजाधर प्रसाद शर्मा मौजूद था। सिपाही का कहना था कि उसने सोचा कि शायद कोई भिखमंगा थाने में घुस आया है। ठीक, ऐसा लेखक करें। लेखक के पिताजी जब निकले वहां से, घर से, तो घर तो वापस आए नहीं, बहुत टाइम हो गया। तो जाते जैसे ही लेखक के पिताजी जो है गुजरते गए, लेखक उसके पीछे पीछे ही आते गया, पता करते गया और कहानी लिखते गया। ऐसा यहाँ है। ठीक, अब यह क्या है, कल्पना है या सही में यह कहानी है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बने रहिएगा अंत तक। उसने आवाज भी दी, लेकिन पिताजी तक SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह की टेबल तक पहुंच चुके थे। उसने आवाज दी पिताजी ने, तब तक जो है पिताजी राघवेंद्र प्रताप सिंह के टेबल तक पहुंच चुके थे। ठीक ना? जिसने आवाज दी थी, सिपाही ने आवाज दी, दो भाई कहां जा रहे हो? लेकिन
तब तक जो है साहब की यानी कि राघवेंद्र प्रताप सिंह के टेबल के पास पहुंच चुके थे लेखक के पिताजी। एसएचओ ने कहा कि करेले की वजह से वैसे ही उनका मूड ऑफ था। अब यहाँ लेखक से बातचीत हो रही है एसएचओ की, ठीक ना, कह रहे हैं कि मेरा तो वैसे ही मूड ऑफ था करेले की वजह से, ऊपर से आपके पिताजी। 13 साल के विवाहित जीवन के बावजूद पत्नी यह नहीं जान पाई कि उन्हें कौन सी चीजें बिल्कुल नापसंद है। इतनी नापसंद कि वे उन चीजों से घृणा करते हैं। देखिए, विवाह तो कर ली, 13 साल हो गए विवाह का, लेकिन पत्नी यह भी नहीं जान पाई कि मेरे पति परमेश्वर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। वह सिर्फ नापसंद ही बनाती थी खाने के लिए, और जिससे सख्त नफरत था, सख्त घृणा करते थे राघवेंद्र साहब। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने जैसे ही निवाला मुंह में रखा, पिताजी बिल्कुल उसके करीब पहुंच गए। पिताजी के चेहरे और कंधों के नीचे उल्टी लगी हुई थी और उसकी बहुत तेज गंध आ रही थी। देखिए दोस्तों, लेखक के पिताजी जब उसके सामने प्रस्तुत हुए, तब उसके जो कंधे में थे उसके नीचे उल्टी, मतलब उल्टी वोमिटिंग, समझ रहे हैं आप लोग, वह लगी हुई थी और बहुत तेज से गंध आ रही थी, बदबू कर रहा था। ठीक, एसएचओ ने पूछा क्या बात है, तो जवाब में पिताजी ने जो कुछ कहा उसे समझना बहुत मुश्किल था, बिल्कुल ही मुश्किल था, क्योंकि उसका हालत ही खराब था। यहाँ पे एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह बाद में पछता रहे थे कि अगर उन्हें मालूम होता कि यह आदमी बकेली ग्राम का प्रधान और पुरोहित अध्यापक है, तो वे उसे थाने में ही कम से कम 2-4 घंटे बैठा लेते। अब देखिए, बाद में जो है राघवेंद्र प्रताप सिंह पछता रहे थे इस बात से, किस बात से, वह जो आदमी है लेखक के पिताजी, वह जो क्या है, बकेली ग्राम के प्रधान यानी कि मुखिया है, और भूतपूर्व मतलब अतीत का जो है, जो बीत गया है, जो समय बीत गया है, उस टाइम के अध्यापक भी रहे हैं लेखक के पिताजी। अगर वह इसको जान लेते, अब यहाँ पछता रहे हैं, लेखक से जब बातचीत हो रही है राघवेंद्र साहब का, तब यह पछता रहे हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बाहर न जाने देते। अब लेखक, अगर उसको पता होता कि यह भूतपूर्व अध्यापक है और गांव के प्रधान है, तो उसको बाहर जाने ही नहीं देते, बल्कि 2-4 घंटे उसको पास में बैठा लेते। लेकिन उस समय उन्हें लगा कि यह कोई पागल है, और उन्हें खाते हुए देखकर वहां घूस आया है। इसलिए उन्हें सिपाही गजाधर शर्मा को गुस्से में आवाज दी। ठीक, उसको पहचान नहीं पाया, और उसको लगा कि मैं यहाँ जो खाना खा रहा हूँ, यह पागल जो है खाना देखकर आ गया होगा अंदर, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वह उसको जानता था, ठीक ना, राघवेंद्र साहब को जानता था, इसलिए वहां गया था। ठीक ना, आपको तो पहले बोली, किसी से कोई मतलब है, जान पहचान है, तभी कुछ हो, तभी आप उसके पास जा सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं। मर जाइएगा आप, लेकिन उससे बात नहीं कीजिएगा, ऐसा होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सिपाही पिताजी को घसीटता हुआ बाहर ले गया, मतलब वह जो था गजाधर शर्मा, घसीटता हुआ उसको बाहर ले गया। गजाधर शर्मा का कहना था कि उसने पिताजी के साथ कोई मारपीट नहीं की थी, और उसने देखा कि जब वे थाने आए थे तब उनका निचला होठ कटा था, ठुड्डी पर कहीं रगड़ा खाकर गिरने से खरोच के निशान थे, और कूनियां छिली हुई थी, एक कहीं ना कहीं गिरे जरूर थे। लेखक के पिताजी जो थे, उसको गजाधर शर्मा मारे पीटे नहीं थे, बल्कि उसका निचला होठ जो था कटा हुआ था। ठीक, ठुड्डी पर रगड़ा खाकर गिरने की खरोच थी, और कोहनी छिली हुई थी। कोहनी जो है छिली हुई थी, एल्बो, कोहनी समझ रहे हैं ना, एल्बो हाथ का होता है यहाँ पे। ठीक, चलिए, और यह कहे लेखक से कि आपके पिताजी कहीं ना कहीं जरूर गिर गए थे। ठीक, यह कोई नहीं जानता कि थाने से निकलकर लगभग 1.5 घंटे पिताजी कहां कहां भटकते रहे। वह 10:07 पर वे जब वे शहर आए तो मिनरवा टाकीज के पास वाले चौराहे पर ट्रैक्टर से उतरे थे। आपको पूछा जाएगा कि लेखक के पिताजी कहां उतरे थे, ट्रैक्टर से कहां उतरे थे, तो मिनरवा टाकीज के पास वाले चौराहे पे उतरे थे। चलिए, तब से लेकर अब तक उन्होंने कहीं पानी नहीं पिया था। देखिए दोस्तों, उस समय से लेकर अब तक जो है कहीं तक भी पानी नहीं पिया लेखक के पिताजी।
नहीं पिया, नहीं पिया था या नहीं, इसे जानना मुश्किल है। ठीक, अब इसको भी जानना मुश्किल है, पिया था नहीं पिया था, यह भी ज्यादा ज्यादा बात से पता चलता है यहाँ पे कि नहीं ही पिया होगा। ठीक है, इसकी संभावना भी कम ही बनती है। हो सकता है तब तक उसका दिमाग इस काबिल न रह गया हो कि वह प्यास को भी याद रख सके। लेकिन अगर ये पुलिस थाने तक पहुंचे तो उनके मस्तिष्क में नशे के बावजूद कहीं बहुत कमजोर सा अंधेरे में डूबा यह ख्याल रहा होगा कि वे किसी तरह अपने गांव जाने का रास्ता वहां से पूछे, या उस ट्रैक्टर का पता पूछे, या फिर अपने रुपए और अदालती कागजात छीन लेने की रिपोर्ट लिखवा दे। ठीक दोस्तों, लेखक के पिताजी सिर्फ यह सोचते होंगे कि मैं किसी तरह घर पहुंच जाऊं, जो मेरा रुपए छीना गया, बैंक में मेरा जो कागजात जब्त कर लिया गया, उसका रिपोर्ट में लिखवा सकूं कहीं पे। ठीक, यह सोचने के करीब पहुंचना ही बुरी तरह से बेचैन कर डालने वाला है कि इस समय पिताजी सिर्फ त्रिच के जहर और धतूरे के नशे के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारे मकान को बचाने की चिंता भी कहीं ना कहीं उनके नशे की नींद में बार बार सिर उठा रही थी। ठीक, सिर्फ त्रिच के काटने से या फिर धतूरे के नशे के से वो परेशान नहीं थे, बल्कि मकान बचाने की चिंता भी उसको कहीं ना कहीं सता रही थी। ठीक, शायद उन्हें अब तक यह लगने लगा हो कि यह सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ एक सपना है। पिताजी इससे जागने और बाहर निकलने की कोशिश करते रहे होंगे। उसको क्या लगा कि यह एक सपना है, लेकिन यह सपना नहीं है, यह सपना है ऐसा लेखक कह रहे, लेकिन पिताजी वो कह रहे हैं कि पिताजी इससे बाहर निकले, जगने की कोशिश करते होंगे। 2:15 बजे के आसपास पिताजी को शहर के बिल्कुल उत्तरी छोर पर बसी सबसे संपन्न कॉलोनी इतवारी कॉलोनी से घसीटते हुए देखा गया था। देखिए, अब इतवारी कॉलोनी में घसीटते हुए देखा गया था। कॉलोनी सराफा के जोहरियों, पीडब्ल्यूडी के बड़े ठेकेदार और रिटायर्ड अफसरों की कॉलोनी थी। वह कॉलोनी किसकी थी? सराफा के जोहरियों की थी, पीडब्ल्यूडी के बड़े ठेकेदार और रिटायर्ड ऑफिसरों की कॉलोनी थी। वह कुछ समृद्ध पत्रकार कभी भी वहीं ठहरते थे। जो समृद्ध पत्रकार थे, ठीक ना, और जो कवि थे वहीं ठहरते थे, वही कॉलोनी में ठहरते थे। यह कॉलोनी हमेशा शांत और घटनाहीन रहती थी। जिन लोगों ने पिताजी को देखा था उन्होंने बताया कि उस वक्त तक उनके शरीर में सिर्फ एक पट्टेदार जंघिया बचा था, जिनका नाड़ा शायद टूट गया था और वे उसे अपने बाएं हाथ में बार बार संभाल रहे थे। जिन्होंने भी उन्हें वहां देखा, उसने यही समझा कि कोई पागल है। कुछ ने कहा कि वे बीच बीच में खड़े होकर जोर जोर से गालियां बकने लगे थे। ठीक, ये सब कुछ झूठ है दोस्तों। बाद में उसी कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड तहसीलदार सोनी साहब और शहर के सबसे बड़े अखबार के विशेष संवाददाता और कवि सत्येंद्र थापलियाल ने बताया कि उन्होंने पिताजी के बोलने को ठीक से सुना था और दरअसल वे गालियां नहीं बक रहे थे, बल्कि बार बार कह रहे थे, मैं राम स्वार्थ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बलेकी। यह बार बार चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? कि मैं राम स्वार्थ प्रसाद। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लेखक के पिताजी कहानी में राम स्वार्थ प्रसाद, याद रखिएगा, लेखक के पिताजी कहानी में क्या है? राम कौन है? राम स्वार्थ प्रसाद। बार बार यह क्वेश्चन कई मर्तबा एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों, इसलिए हाई अलर्ट, सतर्क, सावधान। एक्स स्कूल हेडमास्टर, ठीक, और विलेज हेड ऑफ ग्राम, यानी कि वह प्रधान थे गांव के, ठीक ना। कौन सा गांव के? बखेली गांव के, याद रखिएगा। कभी पत्रकार थपलियाल साहब ने दुख जाहिर किया। ठीक, दरअसल उसी समय वे अमेरिकी दूतावास की किसी खास पार्टी में संगीत सुनने दिल्ली जा रहे थे, इसीलिए जल्दबाजी में वे चले गए।
हाँ, तहसीलदार सोनी साहब का कहना था कि मुझे उस आदमी पर बहुत तरस आया और मैंने लड़कों को डांटा भी, लेकिन दो तीन लड़कों ने कहा कि यह आदमी रामरतन सर्राफ की बीवी और साली पर हमला करने वाला था। तहसीलदार ने कहा कि ऐसा सुनने के बाद उन्हें भी लगा कि हो सकता है कि यह कोई बदमाश हो और नाटक कर रहा हो। लड़के उन्हें तंग करने लगे थे और पिताजी बीच बीच में जोर जोर से बोलते थे। मैं राम स्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर। लड़के उसको मार पीट रहे थे, लेकिन पिताजी जो थे, लेखक के पिताजी बीच बीच में जोर जोर से बोलते थे कि मैं राम स्वारथ, मैं राम स्वारथ, मैं राम स्वारथ, एक्स स्कूल हेडमास्टर हैं। लेकिन उसका बात कोई सुना नहीं, सुना कोई समझता था कि यह पागल है, हैं? चलिए आगे देखते हैं कि अगर हिसाब लगाया जाए तो मिनरवा टाकीज के पास वाला चौराहा, जहां पिताजी ट्रैक्टर से सुबह 10:07 पर उतरे थे, वहां से लेकर देशबंधु मार्ग का स्टेट बैंक, फिर विजय स्तंभ के पास का थाना और शहर की बाहरी उत्तरी छोर पर बसी इतवारी कॉलोनी को मिलाकर ये अब तक लगभग 30 से 32 किलोमीटर की दूरी भटक चुके थे इसके पिताजी, लेखक के पिताजी। ये जगहें ऐसी हैं कि जो एक ही दिशा में नहीं है। यह जगह ऐसे है जहां से उसके पिताजी भटके हैं, जहां जहां जाके भटके हैं। यह दिशा जो है अनेक जगह है, इधर उधर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कहीं भी खुल सकती है यह दिशा। इसका मतलब यह हुआ कि पिताजी की दिमागी हालत यह थी कि उन्हें ठीक ठीक कुछ सूझ नहीं रहा था और वे अचानक ही किसी भी तरह चल पड़ते थे। जहां तक सर्राफ की पत्नी और साली पर हमले करने की बात है, जिसे थपलियाल साहब सच मानते हैं, और मेरा अनुमान है कि पिताजी उनके पास या तो पानी मांगने गए होंगे या बकेली जाने वाले सड़क के बारे में पूछने गए होंगे। बात सही है। उसके पिताजी ऐसे स्वभाव के थे ही नहीं, बहुत ही कम बोलते थे, बहुत ही मितभाषी थे उनके पिताजी, बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। ठीक, चलिए, वो सिर्फ गए होंगे तो क्या पानी मांगने के लिए या घर लौटने के रास्ता पूछने के लिए। ठीक, चलिए, उस एक पल के लिए पिताजी को होश जरूर रहा होगा, लेकिन इस हुलिये के आदमी को अपने इतना करीब देखकर वो औरतें डर कर चीखने लगी होंगी। वैसे पिताजी की दाहिनी आंख के ऊपर भुएं पर जो चोट लगी थी और जिसका खून रिस कर उनकी आंख पर आने लगा था, वह चोट उनको इतवारी कॉलोनी में ही लगी थी, क्योंकि बाद में लोगों ने बताया कि लड़के बीच बीच में ढेले मार रहे थे। लड़के जो हैं लेखक के पिताजी को बार बार बीच में ढेले मार के उसको परेशान करते रहे हैं। वह जगह इतवारी कॉलोनी से कुछ दूरी नहीं, इतवारी कॉलोनी से बहुत दूर नहीं है, बल्कि पास में ही। जिस जगह पिताजी को सबसे ज्यादा चोटें लगी, नेशनल रेस्टोरेंट नाम के एक सस्ते से ढाबे के सामने की खाली जगह पर पिताजी गिर गए थे। मतलब उसको घेर लिया था दो चार लड़के मिलके। इतवारी कॉलोनी के लड़कों का जो झुंड उनके पीछे पड़ गया था, उसमें कुछ बड़ी उम्र के लड़के भी शामिल हो गए थे। नेशनल रेस्टोरेंट में काम करने वाले नौकर सत्य का कहना था कि पिताजी की गलती यह थी कि एक बार उन्होंने गुस्से में आकर भीड़ पर ढेले मारने शुरू कर दिए थे। शायद उन्हीं का एक बड़ा सा ढेला 7-8 साल के लड़के विकी अग्रवाल को लग गया था, जिसे बाद में कई टांके लगे थे। ठीक, उसको लेखक के पिताजी को मारने का कारण क्या पता चला आप लोगों को? यह कि उन्होंने ढेला जो मारा था 7-8 साल के लड़के को मारा था। उस लड़के का नाम था विक्की अग्रवाल। इसलिए जो है कॉलोनी के सारे लड़के भड़क गए थे उनके ऊपर, और उसमें जो शामिल थे कुछ बड़े उम्र के लड़के भी शामिल थे लेखक के पिताजी को मारने के सिलसिले में। ठीक, सत्य का कहना था कि इसके बाद जो है झुंड ज्यादा खतरनाक हो गया था। वह हल्ला मचा रहे थे और हर तरफ से पिताजी पर पत्थर मार रहे थे। ढाबे के मालिक सरदार सतनाम सिंह ने बताया कि उस वक्त पिताजी के जिस्म पर सिर्फ पट्टे वाली एक चड्डी थी। ठीक ना, उसको इतना मारा था, कपड़ा उपड़ा सब फाड़ फूड़ दिया था, मुंह हाथ डब्बा बना दिया था मार के। सिर्फ बची थी तो क्या बची थी? सिर्फ पट्टे वाली चड्डी बची थी। ठीक ना, अंडरवियर जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक,
दुबले शरीर की हड्डियां और छाती की सफेद बाल दिख रहे थे। पेट चिपका हुआ था, वह धूल और मिट्टी में लिथरे हुए थे। सिर के सफेद बाल बिखर गए थे। दाहिनी आंख के ऊपर से और निचले होंठ से खून बह रहा था। सतनाम सिंह ने दुख और पछतावे के साथ कहा, मेरे को क्या मालूम था कि यह आदमी सीधा साधा इज्जतदार साख सरूख का इंसान है और नसीब के फेर में इसकी ये हालत हो जाएगी। देखिए, जिसको जिसको पता चला लेखक के पिताजी के बारे में कि यह भूतपूर्व अध्यापक है और गांव के प्रधान हैं, तब जो है वह पछता रहे थे बाद में, ठीक ना। चलिए, वैसे ढाबे में कप प्लेट धोने वाले नौकर हरि का कहना था कि बीच बीच में पिताजी भीड़ को अंड बंड गालियां दे देकर ढेले मारने लगते थे। आओ ससुरों आओ, एक एक को मार डालूंगा वालों तुम्हारी की गाली दे रहे थे, मतलब एक गाली है। लेकिन मुझे संदेह है कि पिताजी ने कोई गाली दी होगी। उसको संदेह था क्योंकि उसके पिताजी बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। हमने कभी भी उन्हें गाली देते नहीं सुना था, ठीक ना। लेखक जो कह रहे हैं कि हमने उसको कभी भी गाली देते हुए नहीं सुना था, यह आप लोग कैसे कह सकते हैं? चलिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं क्योंकि पिताजी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि इस समय तक उन्हें कई बार लगा होगा कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो वास्तविकता है, वो वास्तविकता नहीं है, एक सपना है। पिताजी को ये सारी घटनाएं उल जलूल उठपटांग और बेमतलब लगी होंगी। अब लेखक जो कह रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए अपने पिताजी के बारे में कि हो सकता है कि लेखक पिताजी को यहाँ वह सपना देख रहे होंगे, इस सपने में ही वह सबको गाली दे रहे होंगे, ठीक ना। वह सब इस पर अविश्वास करने लगे होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि यह सब क्या बकवास है, वे तो गांव से शहर आए ही नहीं, उन्हें किसी त्रिश ने उन्हें जो है किसी त्रिश ने नहीं काटा है, बल्कि त्रिश तो होता ही नहीं है, एक मनगढ़ और अंधविश्वास है। और धतूरे का काढ़ा पीने की बात तो हास्यास्पद है, वह भी एक तेली के खेत में उसका पौधा खोजकर, ठीक ना, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। उन्होंने सोचा होगा और पाया होगा कि भला उन पर कोई मुकदमा क्यों चलेगा, उन्हें अदालत में क्यों जाने की क्या जरूरत है, ठीक। ऐसा लोग सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि क्या जरूरी है उसको मुकदमा, क्यों चलेगा उसके ऊपर मुकदमा, भाई उन्हें अदालत जाने की क्या जरूरत है, ऐसा लोग सोचते हैं। मैं जानता हूं कि सुरंग जैसा लंबा सम्मोहक लेकिन डरावना सपना जैसा मुझे आता था, पिताजी को भी आता रहा होगा। अब देखिए लेखक कह रहे हैं कि पिताजी जो भटक गए हैं मेरे, कहीं चल गए हैं, तो ऐसा सपना जैसा हमको आता था डरावना सपना, ऐसा तो पिताजी को भी आ सकता है। मेरी और उनकी बहुत सी बातें बिल्कुल मिलती जुलती थी। लेखक इसलिए यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि लेखक के पिताजी का जो कोई भी बात था और लेखक का जो बात था आपस में बहुत मेल खाता था, इसलिए ऐसा लेखक कह रहे हैं, ठीक ना। मुझे लगता है कि इस समय तक पिताजी पूरी तरह से मान चुके होंगे कि यह जो कुछ हो रहा है सब झूठ और अवास्तविक है, इसलिए कि बार बार उस सपने से जागने की कोशिश करते रहे होंगे। अगर वह बीच बीच में जोर जोर से कुछ बोलने लगते थे या शायद गालियां बकने लगते थे तो इसी कठिन कोशिश में कि वह इस आवाज के सहारे दुःस्वप्न के बाहर निकल जाए, ठीक। अगर वह यह सब कुछ कर रहे थे कि जोर जोर से बोलने लगते थे या गालियां देने लगते थे, तो इसका कारण यह है कि वह जो दुःस्वप्न जो देख रहा है या सुन रहा है उससे वह बाहर निकल सके, ठीक। लेखक को ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी जो है ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा करते हैं तो सिर्फ इसका मतलब यह है कि पिताजी सपने में है। ऐसा क्यों कर रहे हैं लेखक? क्योंकि लेखक जो है वह भी सपने में रहकर भी ऐसा चिल्लाते थे, ठीक ना, ऐसा ही चिल्ला रहे थे लेखक भी, ठीक। प्रथम पार्ट में हमने वो सब चीज देखा कि लेखक को कैसा सपना आया, क्या हुआ। अब हम इसमें देखेंगे, द्वितीय पाठ में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं
लेखक के पिताजी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल रेस्टोरेंट के नौकरों और मालिक सरदार सतनाम सिंह ने जैसा बताया था उसके अनुसार उस जगह पर पिताजी को बहुत चोटें आई थी। उनकी कनपटी, माथे, पीठ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर कई ईंट और ढेले आकर लग गए थे। सड़क का ठेका लेने वाले ठेकेदार अरोड़ा के 20-22 साल के लड़के संजू ने उन्हें 2-3 बार लोहे की रोड से भी मारा था। देखिए कितना निर्दयी लोग है यार। सत्य का तो कहना था कि इतनी चोटों से कोई भी आदमी मर सकता है। देखिए यहाँ पे कहना भी है सत्य का, क्या कहना है कि इतना जो मार पड़ा है बेचारे के ऊपर, इस मार से तो कोई भी आदमी मर सकता है, ठीक ना। चलिए, मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा होगा? क्योंकि लेखक को ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी जो है सपना देख रहे हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और गहराई के साथ विश्वास करने लग गए होंगे कि यह सब सपना है और जैसे ही वे जागेंगे सब ठीक हो जाएगा। या नीचे फर्श पर सोते हुए मैं और छोटी बहन दिख जाएंगे, या गौरैयों का झुंड हो सकता है कि उन्हें बीच बीच में अपने इस अजीबोगरीब सपने पर हंसी भी आ गई हो। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता। लेखक ऐसा सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मेरी फंसती हुई सांस वह जो है उसको पूरा राहत मिल गया उस समय कि चलिए चलो भाई, यह तो पिताजी का सपना है। अगर यह उठ जाएंगे तो उठकर हमको देखेंगे या मेरी बहन को देखेंगी या गोरैयों का झुंड को देखेगा, ठीक ना। हो सकता है कि उन्हें बीच बीच में अपने सपने में अजीबोगरीब सपने पर हंसी आ गई हो। ठीक, ऐसा लेखक का अनुमान है, अंदाजा है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर पिताजी ने गुस्से में लड़कों की तरफ खुद भी ढेले मारने शुरू कर दिए तो इसके पीछे पहली वजह तो यही थी कि उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था कि ये ढेले जो है सपने के भीतर जा रहे हैं और इससे किसी को कोई चोट नहीं आएगी। देखिए यहाँ बात जो है सिर्फ सपने की बात है। अब आप लोगों को पता चल रहा है कि यह क्या है। यह पूरा कहानी जो है सपना पर डिपेंड करता है, ठीक, ड्रीम पर डिपेंड करता है। यह पूरा कहानी, यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई रियल नहीं है, सिर्फ दिमाग में सोचा गया है और ऐसा कहानी लिखा गया है लेखक द्वारा। सिर्फ सपना है, ठीक ना, लेखक का सपना है। यह सब सपना सोच रहे हैं या देख रहे हैं लेखक, ठीक। चलिए आगे देख रहे हैं। यह भी हो सकता है कि पूरी ताकत से ढेला मारकर वे उत्सुकता और बेचैनी से यह इंतजार करते रहे हों कि जैसे ही वह जाकर किसी लड़के के सिर से टकराएगा उसका माथा नष्ट होगा और एक ही झटके में इस दुःस्वप्ने के टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे और चारों ओर से वास्तविक संसार की बेतहाशा रोशनी अंदर आने लगेगी। ऐसा लेखक का कहना है कि अगर वह सपने में ढेले मारते हैं, अगर ढेला जाके किसी लड़के के सिर पे लग जाएगा तो उसका माथा नष्ट हो जाएगा और एक ही झटके में इस दुःस्वप्न को जो है, इस दुःस्वप्न का जो है टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा और यह जो है बेतहाशा रोशनी अंदर आने लगेगी, मेरे पिताजी जग जाएंगे। ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे लेखक, ठीक। उनका जोर जोर से चीखना भी दरअसल गुस्से के कारण नहीं था। वह असल में मुझे, छोटी बहन को, माँ को, किसी को भी पुकार रहे थे, ठीक। वह जो है दरअसल उस गुस्से का कारण यह नहीं था कि वह किसी को मार, उसका कारण यह था कि मुझे या मेरी छोटी बहन, मुझे मतलब जयंत सर नहीं, लेखक, ठीक, उदय प्रकाश जी, ठीक ना, मुझे, छोटी बहन को, माँ को या किसी को भी पुकार रहे थे कि अगर वे अपने आप इस सपने में जाग पाने में सफल नहीं हो पाए तब भी कोई आकर उन्हें जगा दे, ठीक। चलिए आगे बढ़े कि एक सबसे बड़ी विडंबना भी इसी बीच हुई, ठीक ना। हमारे गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच और पिताजी के सबसे पुराने दोस्त पंडित कंधई राम तिवारी लगभग 3:30 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने सड़क से गुजरे थे, ठीक। कोई रिक्शे पर थे, सामने इकट्ठी भीड़ को देखा और उन्हें यह पता चल गया कि वहां किसी आदमी को मारा जा रहा है।
उनकी यह इच्छा भी हुई कि वहां जाकर देखे और आखिर आखिर मामला क्या है। उन्होंने रिक्शा रुकवा भी लिया, लेकिन लेकिन उनके पूछने पर किसी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है और पानी के टंकी में जहर डालने जा रहा था, उसे ही लोग मार रहे हैं। ठीक इसी समय पंडित कंधई राम को गांव गांव जाने वाली बस आती हुई दिखी और उन्होंने रिक्शे वाले से अगले चौराहे पर जल्दी जल्दी रिक्शा बढ़ाने के लिए कहा। ठीक, गांव जाने वाली यह आखिरी बस थी। अगर उस बस के आने में 3-4 मिनट की भी देरी हो जाती तो निश्चित ही वहां जाकर पिताजी को देखते और उन्हें पहचान लेते। राज्य परिवहन की वह बस हमेशा आधा पौन घंटा लेट रहा करती थी, लेकिन उस दिन संयोग से वह बिल्कुल सही समय पर आ रही थी। ठीक दोस्तों, ऐसा ऐसा कहावत नहीं है कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब यहाँ पे किस्मत साथ नहीं दिया उसका, क्योंकि उसका मौत ही इस तरह लिखा हुआ था उसके तकदीर में। उससे मिलेंगे, सब कोई उससे परिचित था, लेकिन वो जो हुलिया बनाया हुआ था, ऐसा लगता है कि कोई पागल है। ठीक ना, इसलिए कभी कभी होता है ऐसा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबको जानते हैं, आपको भी सब जानते हैं, लेकिन कोई होता है कि जानबूझ के आपसे अनजाना होता है, अनजान हो जाता है। ठीक ना, आपको पहचानेगा लेकिन ऐसा रिएक्शन देगा कि होगा कि आपको पहली बार देख रहा है इस दुनिया में, आप किसी दूसरे ग्रह से आए हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, इस कहानी में कोई भी कैरेक्टर का ऐसा मतलब नहीं है जैसा मैंने अभी कहा। सबका अलग अलग मीनिंग निकलता है, आप लोगों को बताते जाते हैं क्या क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे कह रहा है कि सतनाम सिंह का कहना था कि वह भीड़ नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से तब हटी और लोग तितर बितर हुए जब बड़ी देर तक पिताजी जमीन से ही नहीं उठे। ठीक है, ईंट का एक बड़ा सा ढेला उनकी कनपट्टी पर आकर लगा था। उनके मुंह से खून आना शुरू हो गया था, सिर में भी चोटें थी। सतनाम ने बताया कि पिताजी बहुत देर तक नहीं हिले डुले तो लड़कों के झुंड में से किसी ने कहा कि लगता है मर गया। जब भीड़ छटने के 10-15 मिनट बाद भी पिताजी नहीं हिले डुले तो सतनाम सिंह ने सत्ते से कहा कि वह उनके मुंह में पानी की छींटे मारकर देखे कि वह सिर्फ बेहोश है। अगर हो सकता है तो उठ जाए, पानी उसके मुंह पे छींटे मार दो सत्ता जाके, अगर वह बेहोश हुआ होगा तो वह उठ जाएगा, अगर पता चल जाएगा क्या हुआ है उसके साथ। लेकिन सत्य पुलिस की वजह से डर रहा था, वह मर गया। ठीक ना, पुलिस आएगी, जांच पड़ताल होगा तो वह तो फंस जाएगा, इससे वह डर रहा था। बाद में सतनाम सिंह ने खुद ही एक बाल्टी पानी उनके ऊपर डाला था। दूर से पानी डालने के कारण जमीन की मिट्टी गीली होकर पिताजी के शरीर में लिथर गई थी। वह पूरा जो है मिट्टी मिट्टी हो गया था पिताजी का शरीर। ठीक, कराया कि सरदार सतनाम सिंह और सत्य दोनों का कहना था कि लगभग 5 बजे तक पिताजी उसी जगह पड़े हुए थे, तब तक पुलिस नहीं आई थी। फिर सतनाम सिंह ने सोचा कि कहीं उसे पचनामा और गवाही वगैरह में न फंसना पड़ जाए, इसलिए उसने ढाबा बंद कर दिया था और डिलाइट टाकीज में आन मिलो साजन फिल्म देखने चला गया था। देखिए कितना सुख उठा रहा है। कोई आदमी उसके दुकान के ढाबे के सामने मरा पड़ा है, उसको देखने के बजाय जो है फिल्म देख रहा है आनंद से। क्यों देख रहा है? क्योंकि उसको फंसना नहीं पड़े, जेल जाना नहीं पड़े, गवाही देना नहीं पड़े, फंस भी सकता है ऐसा सोचकर। ठीक है, चलिए उस समय लगभग 6 बजे थे। ठीक है, उस समय लगभग 6 बजे थे। ठीक, जब सिविल लाइंस की सड़कें पर पटरियों पर एक कतार में बनी मोचियों की दुकानों में से एक मोची गणेशवा की गुमटी में पिताजी ने अपना सिर घुसेरा। ठीक, गणेशवा के गुमटी में उसके पिताजी ने सिर घुसे दिया था, यानी कि गुमटी में जाके दुबक के बैठा हुआ था। उस समय तक उनके शरीर पर चड्डी भी नहीं रह गई थी। ठीक ना, सब कुछ मार पीट के एकदम जो है चड्डी वगैरह नंगा कर दिया गया था उसको। वह घुटनों के बल किसी चौपाए की तरह रेंग रहे थे। शरीर पर कालिख और कीचड़ लगी हुई थी।
और जगह जगह चोटें थी। ठीक ना। चलिए, गणेशवा हमारे गांव के तालाब के पार वाले टोले का मोची है। ठीक ना, उसके गांव के तालाब के जो है उस पार का मोची है। कौन? गणेशवा। उसने बताया कि मैं बहुत डर गया था और मास्टर साहब को पहचान नहीं पाया। उनका चेहरा डरावना हो गया था और चिन्हाई में नहीं आता था। लेखक के पिताजी का चेहरा जो था यहाँ पे पूरा डरावना हो गया था, पहचान में ही नहीं आता था। मैं डरकर गुमटी से बाहर निकल आया और शोर मचाने लगा। दूसरे मोचियों के अलावा वहां कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए थे। लोगों ने जब गणेशवा की गुमटी के भीतर झांका तो गुमटी के अंदर उसके सबसे अंतरे कोने में, मतलब सबसे अंदर के कोने में टूटे फूटे जूतों, चमड़ों की टुकड़ों, रबर और चिथड़ों के बीच पिताजी दुबके हुए थे। ठीक ना, कोना में जाके एकदम चुपचाप से बैठे हुए थे लेखक के पिताजी। उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थी। उन्हें वहां से खींचकर बाहर पटरी पर निकाला गया। तभी गणेशवा ने उसे पहचान लिया। गणेशवा का कहना था कि उसने पिताजी के कान में कुछ आवाजें भी लगाई, लेकिन एक कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत देर तक उन्होंने राम स्वारथ प्रसाद और बकेली जैसा कुछ कहा था, फिर चुप हो गए थे। क्या कहा था? राम स्वारथ प्रसाद। ठीक है, फिर चुप हो गए थे। चलिए, यहाँ पे पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास हुई थी। बेचारा मर गए हैं, यहाँ पे मर गए। इतना मार पड़ा उसके ऊपर। पंडित राम अवतार उसको धतूरा पिला दिया, उसके कारण पागल बन गया। पागल बनते बनते एकदम मुंह पे धूल जम गया उसका, एकदम यहाँ भटके वहां भटकते भटकते जहां तहां एकदम जो है क्या हुआ, अंत में आके वह मृत्यु को प्राप्त ही हो गया। तारीख थी 17 मई 1972। 24 घंटे, सॉरी दोस्तों यहाँ घंटे होगा, इसके लिए सॉरी, घट हो गया। 24 घंटे पहले लगभग इसी वक्त उन्हें जंगल में तिरिछ ने काटा था। यानी कि कल के दिन जो है इसको जंगल में इसी समय तिरिछ ने काटा था। ठीक, 24 घंटे पहले क्या पिताजी इन घटनाओं और इस मृत्यु का अनुमान लगा सकते थे? लेखक का सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर अपने आप से। पिताजी का सब शहर के मुर्दाघर में पुलिस ने रखवा दिया था। पोस्टमार्टम में पता चला था कि उनकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर था। दाईं आंख पूरी तरह जो है फूट चुकी थी। कॉलर बोन टूटा हुआ था। उनको मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। उनको जो है मृत्यु कैसे हुई थी? अब यहाँ पे कहा गया है कि मृत्यु जो है मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। आपको पूछा जाएगा कि लेखक के पिताजी का मृत्यु कैसे हुई थी, तो तिरिछ के काटने से हुई थी? ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत बात है। उनकी जो मृत्यु हुई थी मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट के अनुसार उनका आमाशय खाली था। ठीक है, यानी कि पेट में कुछ नहीं था। इसका मतलब यही हुआ कि धतूरे के बीजों का काढ़ा उल्टियों द्वारा पहले ही निकल चुका था। जो है धतूरे का काढ़ा जो है उल्टी जो हुआ था उसका सब कुछ उसमें बहकर निकल गया था। उसका पेट खाली था। पेट खाली होगा, धूप में निकलेगा। मई का दिन था। ऑटोमेटिक ही माथा चक्कर मारेगा, भूखे पेट था, तो बेचारा का यह हाल हो गया। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं कि लेखक कह रहे हैं कि हालांकि थानू कहता है कि हालांकि थानू कहता है अब तो यह तय हो गया कि तिरिछ के जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखा दिया और पिताजी की मृत्यु हुई। पंडित राम अवतार भी यही कहते हैं। हो सकता है कि पंडित राम अवतार इसलिए ऐसा कहते हो कि वे खुद को विश्वास दिलाना चाहते हो कि धतूरे के काढ़े का पिताजी की मृत्यु से कोई संबंध नहीं था। सही बात है। इसकी मतलब यहाँ कह रहे थानू की जो तिरिछ के काटने से ही मौत हुआ है लेखक के पिताजी का, लेकिन ऐसा है नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उनको जो मृत्यु हुई है मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक सोचता है कि मैं सोचता हूं, अंदाज लगाने की कोशिश करता हूं कि शायद अंत में जब गणेशवा ने अपनी गुमटी के बाहर पिताजी के कान में आवाज दी होगी तो पिताजी सपने से जाग गए होंगे। उन्होंने मुझे, माँ को और छोटी बहन को देखा होगा। फिर वह दातून लेकर नदी के तरफ चल गए होंगे। देखिए यहाँ पे सपना है। यह जो पूरा घटना है आपको पहले ही भी बताया कि यह सपना है, ये ठीक ना, सपना में देखते हैं और सपना में ही कहानी रच डालते हैं। यहाँ पे नदी के ठंडे पानी से उन्होंने अपना चेहरा धोया होगा, कुल्ला किया होगा और इस लंबे दुस्वप्न को भूल गए होंगे। ठीक, उन्होंने अदालत में जाने के बारे में सोचा होगा। हम लोगों के मकान की चिंता ने उन्हें परेशान किया होगा। अदालत जाने के बारे में वो सोचा होगा और मकान की जो चिंता है उसको परेशान किया होगा। ठीक ना, उस सपना में, उस सपना से जागने के लिए जो है वह चिल्ला रहा था, किसी को मार रहा था सपने में पत्थर। ठीक, लेकिन ऐसा है, यह सपना है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन मैं अपने सपने के बारे में बताना चाहता हूं जो मुझे अक्सर आता है। वह यो है कि मैं खेत के मेड़ गांव की पगडंडी से होता हुआ जंगल में पहुंच गया हूं। अब यह सपने में ही है। लेखक कह रहे हैं कि मैं बताना चाहता हूं अपने सपने के बारे में जो मुझे अक्सर आता है। वह सपना यह है कि खेतों के मेड़ जो है गांव की पगडंडी से होता हुआ जंगल में पहुंच गया हूं। मैं रक्षा नाला कीकर के पेड़ को देखता हूं। वह भूरी चट्टान वहां उसी जगह है। ठीक है, वह भूरी चट्टान उसी जगह है जो सारी बारिश नाले के पानी में डूबी रहती है। ठीक, मैं देखता हूं कि त्रिच की लाश उसके ऊपर पड़ी हुई है। मुझे बेतहाशा खुशी अपने घेरे में ले लेती है। आखिर वह मारा गया। आखिर कौन मारा गया? त्रिच मारा गया। मैं पत्थर लेकर त्रिच को कुचलने लगता हूं, जोर जोर से उसे मारता हूं। मेरे पास थानू मिट्टी का तेल और माचिस लिए खड़ा है। तभी अचानक ही मैं पाता हूं कि मैं उस चट्टान पर नहीं हूं। थानू भी वहां नहीं है, वहां कोई जंगल नहीं है, बल्कि मैं दरअसल शहर में हूं। दोस्तों, यहाँ पे लेखक जो है अपने पिताजी के पीछे पीछे गया था शहर में, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं तो यहाँ शहर में हूँ, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। वहां से अपने सपने के बारे में सिर्फ चरित्र चित्रण किए हैं। ठीक, चलिए, लेकिन यह सपना ही है। सपना में ही ऐसा हो रहा है कि वह गया है पिताजी को खोजते खोजते। कहाँ गया है? शहर गया है। ठीक, मेरे कपड़े बहुत ही मैले, फटे और चिथड़े जैसे हो गए हैं। मेरे गालों की हड्डियां निकली है, बाल बिखरे हैं। मुझे प्यास लगी है और बोलने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं बकेली अपने घर जाने का रास्ता पूछना चाहता हूँ और अब तभी अचानक चारों ओर शोर उठता है, घंटियां बजने लगती है, हजारों घंटियां। मैं भागता हूँ। मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता है, फेफड़े फूल जाते हैं। मैं पास कदम रखकर अचानक लंबी लंबी छलांगे लगाता हूँ। उड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भीड़ लगता है मेरे पास पहुंचने वाली है। एक अजीब सी गर्म और भारी हवा मुझे सुन्न कर देती है। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती है। आखिरकार वह पल आ जाता है जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता है। ठीक, मैं रोता हूँ, भागने की कोशिश करता हूँ। मेरा पूरा शरीर नींद में ही पसीने में डूब जाता है। मैं जोर जोर से बोलकर जागने की कोशिश करता हूँ। मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि यह सब सपना है और अभी आंख खोलते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सपने के भीतर अपने आंख फाड़ कर देखता हूँ दूर दूर तक, लेकिन यह पल आखिर आ ही जाता है। क्या आता है कि वह मरने वाला होता है, ऐसा होता है। लेकिन आखिर में क्या होता है? ट्विस्ट होता है कि माँ बाहर से मुझे देखती है, मेरा माथा सहलाकर मुझे रजाई से ढांप देती है और मैं वहां अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। अपनी मृत्यु से बचने की कोशिश में जूझता, बेदम होता, रोता, चीखता और भागता। माँ कहती है मुझे अभी भी नींद में बड़बड़ाने और चीखने की आदत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ और यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है कि मुझे आखिरकार अब त्रिच का सपना क्यों नहीं आता। सबसे बड़ा सवाल लेखक का। इस सवाल का आंसर मैं बहुत ही शानदार तरीके से देना चाहता हूं। दोस्तों, आखिर जो है लेखक त्रिच को जो है सपना में और क्यों नहीं देखता है?
क्योंकि इसी सपना में जो वह तिरिच का अंत किया है। कुछ क्षण पहले इसकी चर्चा हम लोग किए हैं, किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल किया है। यह जो है दोस्तों लेखक के सपना पर पूरा कहानी जो है डिपेंड करता है। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पढ़िएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, नहीं समझ में आएगा फिर से पढ़िएगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस कल्चरल क्लास से, इस सारे वेबसाइट से नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाइए और अनेक सारे फायदा उठा सकते हैं इस कल्चरल क्लासेस से, ठीक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जरूर से जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, ठीक दोस्तों। मिलते हैं कल फिर नए उमंग और उत्साह के साथ और तिरिच कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय सभी दोस्तों को।